जी स्टूडेंट्स, अब हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं नर्व इम्पल्स का। और इस टॉपिक के अंदर सबसे पहले हम इसकी बेसिक्स को देखेंगे। बेसिक्स में डेफिनेशन सबसे पहले आएगी और नर्व इम्पल्स के बारे में आप लोग पढ़ते हैं कि इट इज़ अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस। अब इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस न्यूरॉन के एक एंड से स्टार्ट होंगी, एंड वंस अ नर्व इम्पल्स स्टार्ट इट गोज टू द अदर एंड ऑफ द न्यूरॉन। यानी एक मरतबा अगर नर्व इम्पल्स स्टार्ट हो गई, देन इट कैन नॉट बी स्टॉप्ड until it reaches at the other end of the neuron. इस नर्व इम्पल्स को हम वेव ऑफ एक्शन पोटेंशियल का नाम भी देते हैं, क्योंकि इसके दौरान रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कन्वर्ट होता है एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर। इसके अलावा इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज वेव ऑफ डीपोलराइजेशन। आप अभी डिटेल्स में पढ़ेंगे कि जब नर्व इम्पल्स कंडक्ट हो रही होगी या जब एक्शन पोटेंशियल कंडक्ट हो रहा होगा, तो तब न्यूरॉन की डीपोलराइजेशन होगी। उसके साथ साथ आपने याद रखना है, जैसे मैंने इसकी डेफिनेशन के अंदर बताया कि इट इज़ अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस। तो इस नर्व इम्पल्स के दौरान एक तो डेवलप होंगी इलेक्ट्रिकल चेंजेस। ये इलेक्ट्रिकल चेंजेस क्या होंगी? दीज आर चेंजेस इन द वोल्टेज। वो वोल्टेज की चेंजेस हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इसके अलावा इट इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ आइंस। हम ये देखेंगे कि कौन से आइंस किस डायरेक्शन में मूव करेंगे ड्यूरिंग दिस कंडक्शन ऑफ द नर्व इम्पल्स। और उसके साथ साथ आपने याद रखना है कि इट आल्सो इन्वॉल्व्स डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस ड्यूरिंग इट्स कंडक्शन। आपने यहाँ पर एक चीज़ और याद रखनी है, जैसा कि मैंने अभी बताया है कि इट ट्रेवल्स थ्रू आउट द लेंथ ऑफ न्यूरॉन। यानी न्यूरॉन के अगर एक एंड से स्टार्ट हुई तो दूसरे एंड तक ये प्रोसीड करेगी। अब इसकी बेसिक डिटेल्स के अंदर एक और आपने टर्म जो याद रखनी है, दैट इज अबाउट द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। ये फिजिक्स में आप जनरली पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हम किसको कहते हैं? कैपेसिटी टू डू इलेक्ट्रिक वर्क। और इस इलेक्ट्रिक वर्क के अंदर अल्टीमेटली वोल्टेज, इलेक्ट्रिक करंट, ये सारे इन्वॉल्व होते हैं। अब इसी से रिलेट करते हैं हम एक और टर्मिनोलॉजी को, दैट इज द मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मेम्ब्रेन पोटेंशियल हम उस पोटेंशियल डिफरेंस को या वोल्टेज के डिफरेंस को कहते हैं दैट एग्जिस्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। और यहाँ पर जो मेम्ब्रेन हम नर्व इम्पल्स के केस में पढ़ेंगे, दैट विल बी द मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन सेल, जिसको हम न्यूरोलिमा का नाम भी देते हैं। इस मेम्ब्रेन पोटेंशियल की दो बेसिक कैटेगरीज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। वन इज द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड अदर इज द एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल, या जिसको हम एक्शन पोटेंशियल का नाम भी देते हैं। हम सबसे पहले रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की तरफ जाएंगे, इसके फीचर्स को देखेंगे। व्हेन न्यूरॉन इज इन नॉन कंडक्टिंग स्टेट, यानी जब न्यूरॉन नर्व इम्पल्स को कंडक्ट नहीं कर रहा, तब जो पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा उसको हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का नाम देंगे। और इस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वैल्यू आप पढ़ेंगे, इट विल बी -70 मिली वोल्ट। अब अगर ये वैल्यू होती जीरो, तो हम कहते हैं कि न्यूरॉन इज इन न्यूट्रल स्टेट। लेकिन अब -70 होने का मतलब ये है कि इट इज रिप्रेजेंटिंग पोलैरिटी। तो इसलिए आपने ये याद रखना है कि जब न्यूरॉन रेस्टिंग स्टेट में होगा या नॉन कंडक्टिंग स्टेट में होगा, तो ये एक्चुअली पोलराइज्ड फॉर्म के अंदर होगा। और इस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? दैट विल बी -70 मिली वोल्ट। इस केस के अंदर आपने ये याद रखना है कि जो आउटर साइड होगी मेम्ब्रेन की, दैट विल बी पॉजिटिव एंड इनर साइड विल बी नेगेटिव। यानी अगर हम ये न्यूरॉन की मेम्ब्रेन को ड्रॉ करें, तो रेस्टिंग स्टेट के अंदर ये कंडीशन होगी, यानी आउटर साइड पॉजिटिव और इनर साइड नेगेटिव होगी। अब हम चलते हैं एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल की तरफ। एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल जब डेवलप होगा, तो तब न्यूरॉन कंडक्टिंग स्टेट के अंदर मौजूद होगा, यानी वो नर्व इंपल्स को कंडक्ट कर रहा होगा। और
इस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल के कन्वर्जन के दौरान न्यूरॉन की डीपोलराइजेशन होगी। इसलिए मैंने आपको कहा था कि नर्व इंपल्स इज वेव ऑफ एक्शन पोटेंशियल, या हम इसको वेव ऑफ डीपोलराइजेशन भी कहते हैं। और इस केस में ये जो कंडीशन हमने पढ़ी थी रेस्टिंग की, ये एक्शन पोटेंशियल के केस में रिवर्स हो जाएगी, यानी आउटर साइड विल बिकम नेगेटिव एंड इनर साइड विल बिकम पॉजिटिव। यानी मैं आपके सामने अगर इसको इस तरह से ड्रॉ करूं तो दिस विल बी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इस एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल की जो वोल्टेज आप पढ़ रहे हैं दैट इज +50 मिली वोल्ट। अब यहां पर भी आपने ये याद रखना है कि ये जो -70 या +50 मिली वोल्ट वैल्यूज हम बताते हैं, ये इनर साइड को रिप्रेजेंट करती हैं। यानी जब इनर साइड नेगेटिव है तो इनर साइड पर जो वोल्टेज हम लिख रहे हैं वो -70 मिली वोल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दिस -70 इज रिप्रेजेंटिंग द इनर साइड ऑफ द न्यूरॉन, यानी ये इनर मेम्ब्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इनर साइड को। यहां पर जो +50 मिली वोल्ट की वैल्यू है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग इनर साइड ऑफ द न्यूरॉन। तो ये आपने इनकी वैल्यूज को याद रखना है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को और एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल को, कि हम इनको किस तरह से यहां पर रिलेट करते हैं। उसके बाद मजीद चंद एक बेसिक डिटेल्स की तरफ हम चलेंगे और ये देखेंगे कि इस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करने में किन आयंस का रोल है और कौन से आयंस ऐसे होंगे जो नर्व इंपल्स की कंडक्शन के अंदर इन्वॉल्व हो रहे होंगे। वैसे तो मल्टीपल आयंस इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन यहां पर आपने दो मेन आयंस जिनको याद रखना है, दैट आर सोडियम एंड पोटेशियम आयंस। These are commonly related with the conduction of the nerve impulse. तो ये हमारे पास मेम्ब्रेन मौजूद है, दिस इज द मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन। ये उसकी आउटर साइड है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और ये इसकी इनर साइड है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द साइटोप्लाज्म। अब आपने ये याद रखना है कि जो सोडियम आयंस हैं, they are higher in concentration in the outer side as compared to the inner side। यानी सोडियम आयंस जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस हैं, इनकी कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा होगी, और कितने टाइम ज्यादा होगी वो आपने पढ़ा होगा, इट इज अबाउट 20 टाइम्स मोर इन कंसंट्रेशन इन द आउटर साइड एज कंपेयर टू द इनर साइड। इसी तरह अगर हम पोटेशियम आयंस की तरफ आए तो पोटेशियम आयंस हैव लोअर कंसंट्रेशन इन द आउटर साइड एंड हायर कंसंट्रेशन इन द इनर साइड। और पोटेशियम आयंस की इनर साइड पर कंसंट्रेशन अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम्स हायर है एज कंपेयर टू द आउटर साइड। अब आपने ये याद रखना है कि ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, इसमें इनर साइड पर पोटेशियम आयंस के अलावा नेगेटिव इनऑर्गेनिक आयंस का भी रोल होता है। यानी बाहर की तरफ सोडियम आयंस विल बी इन हायर कंसंट्रेशन, इनर साइड पर आपने याद रखना है पोटेशियम आयंस विल बी इन हायर कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू आउटर साइड। प्लस इस इनर साइड पर नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस भी मौजूद होंगे, जिसमें मोस्ट कॉमनली प्रोटीन्स आ जाएंगी। अब इन कंसंट्रेशन डिफरेंसेस की वजह से हमने ये पढ़ा है कि जो आउटर साइड है, इट विल हैव पॉजिटिव चार्ज व्हेन न्यूरॉन इज इन नॉन कंडक्टिंग स्टेट, और इनर साइड पर क्योंकि नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस प्रेजेंट हैं तो दिस विल हैव नेगेटिव चार्ज ऑन द इनर साइड, और इस कंडीशन को हम कहेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो आयंस के अंदर आपने याद रखना है कि मेन आयंस जिनका रोल यहां पर हम अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे, दीज आर सोडियम एंड पोटेशियम आयंस। इसी तरह से आपने याद रखना है कि दिस मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन कंटेन्स डिफरेंट चैनल्स फॉर द मूवमेंट ऑफ दीज आयंस। आपने इन चैनल्स के अंदर 3 कैटेगरीज को याद रखना है, जिनमें से एक को हम कहते हैं लीक चैनल्स, दूसरी टाइप है गेटेड चैनल्स,
और तीसरी टाइप हमारे पास है पंप्स की। लीक चैनल्स हम उनको कहते हैं जिनके थ्रू आयंस का लीकेज हो रहा होगा, और आपने बुक के अंदर इसकी जो एक एग्जांपल पढ़ी होगी वो है पोटेशियम लीक चैनल्स की। इसलिए ये बुक के अंदर आपको एक लाइन पढ़ने को मिलेगी कि मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन इज इम्परमिएबल टू ऑल द आयंस एक्सेप्ट पोटेशियम आयंस। और पोटेशियम आयंस के लिए इम्परमिएबल ना होने का मतलब यह है कि पोटेशियम आयंस इसको इजीली क्रॉस करते रहते हैं, और वो कैसे क्रॉस करते हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज पोटेशियम लीक चैनल्स। लीक चैनल्स के थ्रू आपने याद रखना है कि जब भी ट्रांसपोर्टेशन होगी इट विल बी पैसिव, यानी पोटेशियम लीक चैनल्स के थ्रू पोटेशियम आयंस ने जब मूव करना होगा तो दे विल मूव आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब है कि ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है, कि इनर साइड पर कंसंट्रेशन ज्यादा है पोटेशियम आयंस की, बाहर कम है, और पोटेशियम आयन का अगर लीकेज होता है तो दिस विल बी फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू दीज पोटेशियम लीक चैनल्स। जो गेटेड चैनल्स हैं ये हम उन चैनल्स को नाम देते हैं विच कैन बी ओपन्ड और क्लोज्ड। और जब न्यूरॉन नॉन कंडक्टिंग स्टेट के अंदर है, यानी रेस्टिंग स्टेट के अंदर है, तब ये नॉर्मली क्लोज्ड फॉर्म में मौजूद होते हैं। इसको गेट भी हम इसलिए कहते हैं कि जैसे गेट को ओपन और क्लोज किया जा सकता है, तो गेटेड चैनल्स का भी यही मतलब है। इसमें भी आप फर्दर दो एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे जिनका नर्व इंपल्स में रोल होगा, एक सोडियम गेट्स का और दूसरा आप पढ़ेंगे पोटेशियम गेट्स का। यह भी आपने याद रखना है कि इन गेट्स के थ्रू भी हमेशा पैसिव ट्रांसपोर्ट होगी, यानी अब सोडियम गेट के थ्रू सोडियम आयंस की पैसिव ट्रांसपोर्ट, पोटेशियम गेट के थ्रू पोटेशियम आयंस की पैसिव ट्रांसपोर्ट। और पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होगा? फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। लाइक यहां पे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता देता हूं कि अगर सोडियम आयंस बाहर से अंदर आते हैं, यानी सोडियम आयंस का इनफ्लक्स होता है, तो बाहर सोडियम की कंसंट्रेशन ज्यादा है, अंदर कम है, तो ये जो मूवमेंट होगी ये होगी फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी पैसिव ट्रांसपोर्ट। और यहां पर ये पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रही होगी इस सोडियम गेट के जरिए। इसी तरह आपने ये याद रखना है कि अगर गेट है पोटेशियम का, तो दिस गेट विल अलाउ आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ द पोटेशियम आयंस। तो पोटेशियम आयन ने लीक चैनल के जरिए या गेटेड चैनल के जरिए बाहर मूव करना है, लेकिन डिफरेंस क्या होगा कि जो पोटेशियम लीक चैनल है ये फ्री मूवमेंट अलाउ करेगा, जो पोटेशियम गेट है ये कंट्रोल्ड मूवमेंट अलाउ करेगा, यानी जब ये गेट ओपन होगा तो पोटेशियम बाहर मूव करेगा, अगर ये गेट क्लोज्ड होगा तो फिर पोटेशियम बाहर मूव नहीं करेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पंप्स की तरफ, और पंप्स के अंदर आप एक कॉमन पंप जो यहां पर पढ़ेंगे वो है सोडियम पोटेशियम पंप। और इसका मतलब यह है कि यह पंप सोडियम और पोटेशियम दोनों की मूवमेंट को अलाउ करेगा। पंप्स हम उनको कहते हैं जिनके थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, और आपने पढ़ा है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम किसको कहते हैं? इट इज द मूवमेंट दैट इज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बाय द यूज ऑफ एनर्जी। और यहां पर इस सोडियम पोटेशियम पंप के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा दैट विल बी एटीपी मॉलिक्यूल, इसने एनर्जी प्रोवाइड करनी है। सो जो सोडियम पोटेशियम पंप है इसने मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में करवानी है, यानी इसकी डायरेक्शन क्या होगी कि इसने सोडियम को बाहर मूव करवाना है, यानी लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ, और पोटेशियम को इनवर्ड मूव करवाना है, अगेन फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन बाय द यूज ऑफ एनर्जी दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय एटीपी। और एक साइकिल के दौरान जब उसने एक एटीपी को यूज करना है तो आपने याद रखना है कि इट विल मूव 3 सोडियम आउट एंड 2 पोटेशियम इन, यानी दिस सोडियम पोटेशियम पंप बाय यूजिंग एटीपी will move 3 sodium outside the neuron
and 2 potassium inside the neuron. तो आपने ये डिफरेंट चैनल्स को याद रखना है। ये हमारे पास उनकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन मौजूद है। इसमें भी हम इन तमाम चैनल्स को एक मर्तबा देख लेते हैं। जैसे कि ये हमारे पास आउटसाइड है सेल की और ये सेल की इनसाइड है, ये दरमियान में मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो हमारे पास एक यहां पर आ गया ये सोडियम गेटेड चैनल। जैसे कि आप यहां पर ये देख रहे हैं कि ये इसका गेट मौजूद है, दिस गेट एंड दिस गेट कैन बी ओपन्ड और क्लोज्ड। और जब भी ये ओपन होगा, मैंने बताया कि ये मूवमेंट किस डायरेक्शन में अलाउ करेगा, इनर साइड पे अलाउ करेगा। फिर उसके बाद ये हमारे पास पोटेशियम चैनल या पोटेशियम गेट मौजूद है। इसमें भी ये गेट ओपन और क्लोज हो सकता है। और जब भी ये गेट ओपन होगा तो इसके थ्रू पोटेशियम आयंस मूव करेंगे और किस डायरेक्शन में, आउटर साइड पर। उसके बाद ये नेक्स्ट हमारे पास है लीक चैनल। लीक चैनल के थ्रू आपने जो पढ़ा है वो पोटेशियम आयंस को आपने इसी को याद रखना है कि इसके थ्रू भी पोटेशियम आयन का बाहर लीकेज हो सकता है। और नेक्स्ट हमारे पास मौजूद है सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप का मैंने बताया कि इसने 3 सोडियम को बाहर मूव करवाना है और इसने 2 पोटेशियम को अंदर मूव करवाना है बाय यूजिंग 1 एटीपी मॉलिक्यूल। तो ये हमने चैनल्स के बारे में डिटेल्स पढ़ी कि इस मेम्ब्रेन के अंदर गेट्स कौन से होंगे, लीकेज चैनल्स कौन से होंगे, पंप्स कौन से होंगे। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द इनिशिएशन ऑफ द नर्व इंपल्स एंड प्रोपिगेशन ऑफ द नर्व इंपल्स। के नर्व इंपल्स इनिशिएट कैसे होगी और ये स्प्रेड कैसे करेगी न्यूरॉन के ऊपर। तो ये हमारे पास अगेन डायग्राम मौजूद है, हमने इसके थ्रू इन तमाम स्टेप्स को यहां पर समझना है। ये उसी तरह से हमारे पास मेम्ब्रेन न्यूरॉन की, ये इसकी आउटर साइड, ये इसकी इनर साइड। और रेस्टिंग स्टेट के अंदर आपको पता है कि दिस आउटर साइड इज पॉजिटिव एंड इनर साइड इज नेगेटिव ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ दीज आयंस। अब आपने ये याद रखना है कि नर्व इंपल्स को इनिशिएट करने के लिए स्टिमुलस रिक्वायर्ड होगा। तो पहली कंडीशन टू इनिशिएट द नर्व इंपल्स इज द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टिमुलस। और यहां पर जो स्टिमुलस रिक्वायर्ड होगा उसको हम नाम देते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस का। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस हम किसको कहते हैं? इट इज द मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस that is required to initiate the nerve impulse. Like मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं कि सपोज हमने 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई की, उससे नर्व इंपल्स इनिशिएट नहीं हुई। हम 7 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेंगे, उससे भी नर्व इंपल्स इनिशिएट नहीं हुई। अब हमने 8 न्यूटन फोर्स अप्लाई की, उससे नर्व इंपल्स इनिशिएट हो गई। तो अब 8 से आगे जो भी हम अप्लाई करेंगे, 9 कर दें, 10 कर दें, तो वो नर्व इंपल्स को इनिशिएट कर देगी। तो यहां पर 8 न्यूटन हम कहेंगे कि दिस इज द मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस दैट इज रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द नर्व इंपल्स। और इस मिनिमम इंटेंसिटी को हम कहेंगे थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। अब आपने ये याद रखना है कि जैसे ही ये थ्रेशोल्ड स्टिमुलस अप्लाई करते हैं तो सोडियम गेट ओपन हो जाता है। और सोडियम गेट जब भी ओपन होगा, सोडियम आयंस विल रश इनवर्ड, यानी अपने ग्रेडियंट के अलोंग मूव करेंगे। और इसका मतलब यह है कि सोडियम गेट के ओपन होने से सोडियम आयंस का इनफ्लक्स होगा। जैसा कि आप ये डायग्राम के अंदर देख रहे हैं कि सोडियम आयंस विल मूव इनसाइड। अब जैसे ही ये सोडियम आयंस इनसाइड मूव करेंगे तो न्यूरॉन की डीपोलराइजेशन हो जाएगी, यानी उसकी पोलैरिटी चेंज होगी। और इस पोलैरिटी चेंज होने का मतलब क्या है कि नाउ इनर साइड विल बिकम पॉजिटिव एंड आउटर साइड विल बिकम नेगेटिव। और इसको हम कहेंगे एक्शन पोटेंशियल, यानी ये न्यूरॉन यहां पे पहुंच गया, पहले रेस्टिंग स्टेट पे था। जैसे ही हमने स्टिमुलस अप्लाई किया तो स्टिमुलस अप्लाई करने के बाद सोडियम गेट्स ओपन हुए,
सोडियम गेट ओपन होने का मतलब है सोडियम ने इनवर्ड मूव किया और उस दौरान न्यूरॉन की डीपोलराइजेशन हो गई, और इस डीपोलराइजेशन की वजह से ये चला गया एक्शन पोटेंशियल के ऊपर। दिस इनर पॉजिटिव साइड एंड आउटर नेगेटिव साइड इज रिप्रेजेंटिंग द एक्शन पोटेंशियल। अब ये एक्शन पोटेंशियल न्यूरॉन के अगले हिस्से में जाएगा और सेम पैटर्न में कि अगले हिस्से में भी सोडियम आयन इनवर्ड आएंगे, वो एक्शन पोटेंशियल में चला जाएगा, लेकिन उससे जो प्रीवियस एक्शन पोटेंशियल में मौजूद था उसने अब वापस रेस्टिंग के अंदर जाना है। अब वो रेस्टिंग के अंदर कैसे जाएगा उसको आपने समझना है यहां पर। दिस विल बी ड्यू टू पोटेशियम आयंस, यानी जैसे सोडियम आयंस रेस्टिंग से एक्शन पोटेंशियल की तरफ लेकर गए, तो आपने याद रखना है कि अब एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल से वापस रेस्टिंग की तरफ लेकर आना यह पोटेशियम आयंस का रोल होगा, और इस केस में पोटेशियम गेट ओपन होगा। पोटेशियम गेट ओपन होने का मतलब यह है कि पोटेशियम का इफ्लक्स होगा, यानी पोटेशियम आयंस बाहर की तरफ मूव करेंगे। जैसे कि हम इस डायग्राम के अंदर देख रहे हैं कि पोटेशियम आयंस आर मूविंग आउटसाइड, और ये किसके थ्रू मूव कर रहे होंगे? पोटेशियम गेट के थ्रू कर रहे होंगे। अब इस पोटेशियम आयंस के बाहर जाने की वजह से ये न्यूरॉन अपनी रेस्टिंग स्टेट में चला जाता है, यानी रीपोलराइज हो जाता है। वो कैसे? यहां पर आप देख रहे होंगे कि अब दोबारा आउटर साइड पॉजिटिव हो गई और इनर साइड नेगेटिव हो गई, और इसका दोबारा वापस रेस्टिंग स्टेट में जाने का मतलब यह है कि न्यूरॉन हैज रिटर्न्ड टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, और इसको हम कहेंगे रीपोलराइजेशन, यानी रेस्टिंग एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल से वापस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में जाना, इसको हम रीपोलराइजेशन का नाम देंगे। और यहां पर आपने याद रखना है कि क्योंकि ज्यादा पोटेशियम बाहर चले जाते हैं तो ये रेस्टिंग से भी कुछ नीचे चला जाएगा, यानी नॉर्मली इसको -70 पे आना था लेकिन ये उससे भी नीचे चला गया। इसको हम कह देते हैं हाइपर पोलराइजेशन। ठीक है, दिस इज ड्यू टू हाइपर पोलराइजेशन। अब उसको नॉर्मल पर किसने लाना है? दैट विल बी द रोल ऑफ द सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप लॉन्ग टर्म में वर्क करता रहता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि आयंस का लीकेज होता रहता है। सोडियम का अंदर की तरफ लीकेज होता रहता है थ्रू सोडियम लीकेज चैनल्स, पोटेशियम का बाहर की तरफ लीकेज होता रहता है थ्रू पोटेशियम लीकेज चैनल्स। और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए दिस सोडियम पोटेशियम पंप विल हैव टू वर्क कंटिन्यूअसली। इसलिए आपने यहां पे भी याद रखना है कि जो सोडियम अंदर आया था उसको वापस बाहर निकालना है, जो पोटेशियम बाहर गया था उसको वापस अंदर लेकर आना है, ताकि ओरिजिनल स्टेट मेंटेन हो जाए। और उस ओरिजिनल स्टेट को मेंटेन करने में इस सोडियम पोटेशियम पंप का रोल होगा। और यह सोडियम पोटेशियम पंप क्या करेगा? जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इसने सोडियम को बाहर मूव करवाना है, यानी सोडियम का इफ्लक्स करवाना है, और पोटेशियम को अंदर मूव करवाना है, यानी पोटेशियम का इनफ्लक्स करवाना है। तो आपने यहां पे ये 3 स्टेजेस याद रखनी है। पहली स्टेज ये कि रेस्टिंग से एक्शन पोटेंशियल की तरफ जब न्यूरॉन जाएगा तो एक तो न्यूरॉन की डीपोलराइजेशन होगी, दूसरा ये किसकी वजह से होगी? सोडियम गेट की वजह से। और किन आयंस की वजह से? सोडियम इनफ्लक्स की वजह से। उसके बाद जब न्यूरॉन एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल से वापस रेस्टिंग की तरफ जाएगा तो फिर यहां पर पोटेशियम गेट इन्वॉल्व होगा, यानी पोटेशियम आयन का इफ्लक्स होगा और न्यूरॉन की रीपोलराइजेशन होगी। अगर न्यूरॉन -70 से नीचे चला जाता है, -90 की तरफ, तो इसको हम हाइपर पोलराइजेशन कहेंगे। और उसके बाद वो -90 से जब वापस -70 पे आएगा तो ये उसकी रिकवरी कहलाएगी। और इस -70 के ऊपर फर्दर उसको कौन मेंटेन करेगा? दैट विल बी सोडियम पोटेशियम पंप। उसकी मूवमेंट्स भी आपने पढ़ ली है कि किन किन डायरेक्शंस में होगी। हम इस पूरे प्रोसेस को
इस डायग्राम के साथ भी देख लेते हैं ताकि आपकी मजीद क्लैरिटी डेवलप हो जाए। ये यहां पर हमारे पास स्टेप नंबर 1 प्रेजेंट है। स्टेप नंबर 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को। और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को कौन मेंटेन कर रहा है? सोडियम पोटेशियम पंप। उसके बाद ये नंबर 2 स्टेप है। नंबर 2 स्टेप में क्या हो रहा है? न्यूरॉन की डीपोलराइजेशन। और ये डीपोलराइजेशन किस वजह से हो रही है? ड्यू टू वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स। उसके बाद जो नंबर 3 है, नंबर 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रीपोलराइजेशन ऑफ द न्यूरॉन। और इस रीपोलराइजेशन के अंदर कौन इंवॉल्व हो रहा है? वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल। और उसके बाद नंबर 4 इज रिप्रेजेंटिंग अगेन द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और इस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को कौन मेंटेन कर रहा है? अगेन द सोडियम पोटेशियम पंप। तो आपने इस डायग्राम को भी याद रखना है। दिस ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि यूएचएस के पेपर के अंदर और बाकी टेस्टों के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा रहे होते हैं। तो ये हमारे पास रेस्टिंग पोटेंशियल है। दिस रेस्टिंग पोटेंशियल इज एट द -70 मिली वोल्ट। फिर इस पे हमने पढ़ा था कि थ्रेशोल्ड स्टिमुलस अप्लाई हुआ। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस पे जब भी ये पहुंचेगा तो फिर इसकी डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। दिस इज डीपोलराइजेशन। और डीपोलराइजेशन इसको लेकर जाएगी टुवर्ड्स द एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल से आगे इसकी रिपोलराइजेशन होगी। रिपोलराइजेशन में ये नॉर्मल वैल्यू से भी नीचे चला जाएगा और इसको हम क्या कहेंगे? दिस विल बी कॉल्ड एज हाइपरपोलराइजेशन। और उसके बाद जब ये दोबारा नॉर्मल पर आएगा तो इसको हम रिकवरी फेज का नाम दे देंगे। तो उसी तरह से डीपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन एंड रिकवरी फेज। तो दिस वाज ऑल अबाउट द नर्व इंपल्स। मैंने आपको पिछले टॉपिक्स के अंदर बताया था कि जो नर्व इंपल्स की नॉर्मल स्पीड है दैट इज अबाउट 100 मीटर पर सेकेंड एवरेज स्पीड, while its maximum speed is 120 मीटर पर सेकेंड। और वो मैक्सिमम स्पीड किन न्यूरॉन्स के अंदर होगी? माइलिनेटेड न्यूरॉन्स के अंदर। आपने पढ़ा था कि जहां पर माइलिन शीथ मौजूद होती है। और इस केस में यहां पर आपने एक टर्म और पढ़ी थी, दैट वर नोड्स ऑफ रेनवियर। माइलिनेटेड न्यूरॉन्स के केस में आपने याद रखना है कि जो आइंस की मूवमेंट होती है इनवर्ड या आउटवर्ड, दिस अकर्स एट दीज नोड्स। और इसलिए हम कहते हैं कि माइलिनेटेड न्यूरॉन्स के केस में जो नर्व इंपल्स है इट जंप्स फ्रॉम नोड टू नोड। एंड दिस टाइप ऑफ mechanism of nerve impulse conduction is called as saltatory impulse. This is also the character of myelinated neurons. तो आपने ये याद रखना है myelinated neurons के बारे में कि यहां पर नर्व इंपल्स के मैकेनिज्म को हम कहते हैं सॉल्टेटरी इंपल्स। इसकी स्पीड होगी 120 मीटर पर सेकेंड और इनको हम फास्ट फाइबर्स कहते हैं क्योंकि यहां पर इस माइलिन शीट की वजह से नर्व इंपल्स की स्पीड ज्यादा होती है। अब लास्ट में हम ये चंद क्वेश्चंस को प्रैक्टिस के तौर पर कर लेते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड जो आपने अभी पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा हमारे पास है, इट इज नॉट ट्रू अबाउट न्यूरॉन दैट इज एट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। यानी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे जो न्यूरॉन है उसके बारे में क्या ट्रू नहीं होगा। अल्फा पे है नॉन कंडक्टिंग न्यूरॉन, ये ट्रू है। पोलराइज्ड न्यूरॉन, ये भी ट्रू है क्योंकि ये पोलराइज्ड फॉर्म के अंदर होगा। वोल्टेज +70 मिली वोल्ट, तो प्लस का साइन यहां पर गलत है, इट शुड बी -70 मिली वोल्ट। आउटर साइड पॉजिटिव, ये भी ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास चार्ली होगी इसकी। क्वेश्चन नंबर 2 है, न्यूरोलिमा इज वर्चुअली इम्परमिएबल टू ऑल आइंस एक्सेप्ट सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम क्लोराइड। और ये आपने टॉपिक के अंदर पढ़ा है कि इट इज इम्परमिएबल टू ऑल आइंस एक्सेप्ट पोटेशियम आइंस, इसके लिए परमिएबल होगी। तो चार्ली करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, इट इज इन्वॉल्व इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आइंस। सोडियम गेट,
पोटेशियम गेट, पोटेशियम लीकेज चैनल्स, सोडियम पोटेशियम पंप। गेट्स और लीकेज चैनल्स को आपने पढ़ा है कि इसके थ्रू पैसिव ट्रांसपोर्ट होगी, जबकि पंप्स के थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इसलिए करेक्ट आंसर यहां पर हमारा डेल्टा बनेगा, सोडियम पोटेशियम पंप। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं, कन्वर्जन ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल टू एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल रिप्रेजेंट्स डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन, रिकवरी। तो ये भी आपने पढ़ा है कि रेस्टिंग से एक्शन की तरफ डीपोलराइजेशन होगी न्यूरॉन की, और एक्शन से वापस रेस्टिंग की तरफ रीपोलराइजेशन होगी। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी अल्फा।